नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल क्लियरिंग व्यू विद शुभम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की समस्या बहुत ही भीषण हो चुकी है और कोविड-19 के एक इलाज के रूप में प्लाज्मा थेरेपी को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड-19 के ही चलते प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज़ हो। इसका पहले भी स्वाइन फ्लू, इबोला और स्पेनिश फ्लू जैसे बहुत से वायरस अटैक्स में पहले भी इसका प्रयोग किया जा चुका है। लेकिन हाल ही के समय में, अभी थोड़े एक हफ्ते पहले गवर्नमेंट की एडवाइजरी में कोरोना 19 के चलते जितने भी लोग संक्रमित हैं उनके इलाज के लिए इस थेरेपी को, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी को, उनकी एडवाइजरी, गवर्नमेंट की जो मेन एडवाइजरी है ICMR के सलाह पर, उसको हटा लिया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आखिर क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी और गवर्नमेंट ने आखिर क्यों इसे अपनी एडवाइजरी से हटा दिया। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी को समझने से पहले हमें कुछ मूलभूत चीज़ें समझने की आवश्यकता होगी और उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए आपसे चर्चा करूँगा। तो प्लाज्मा थेरेपी से समझने से पहले हमको एक बेसिक जो नॉलेज चाहिए उसके लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हमें रक्त को जानना होगा। रक्त, हमारा ब्लड होता क्या है? तो ये एक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक खून की बूंद है। हमारा जो खून होता है वो मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना होता है: RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जो इनके खून के अंदर के भाग होते हैं, और एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा ही हमारे खून के अधिकतर, लगभग 55% भाग के निर्माण के लिए जिम्मेदार रहता है। प्लाज्मा मुख्यतः लिक्विड रूप में रहता है, मतलब बोलते हैं ना कि बॉडी में, हमारी बॉडी में 70% तक पानी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो पानी हमारी बॉडी में 70% रहता है वो पानी की फॉर्म में ही रहता है। हमारी हड्डियों में 31%, 31 से 32% हमारी हड्डियों में पानी पाया जाता है, हमारी किडनीज में पानी पाया जाता है, हमारे खून के लगभग 60 से 70% भाग में भी पानी पाया जाता है। चलिए इनका संगठन देखते हैं। तो दोस्तों, रक्त का संगठन कुछ इस प्रकार है। रक्त जो जैसे मिलकर बना है, ये रक्त है, और रक्त को जब हम एक टेस्ट ट्यूब में रखकर इसे देख रहे हैं तो इसका लगभग 55% भाग बना हुआ होता है प्लाज्मा से, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, मतलब बहुत ही तरल चिपचिपा टाइप के पदार्थ रहता है। और एक तरफ रहती हैं रक्त की कोशिकाएं, जिनसे मेन रक्त का भाग मिलकर बना होता है। तो इन रक्त कोशिकाओं के अंदर रहती हैं RBCs, WBC और प्लेटलेट्स, मतलब राइट रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, आपने पहले भी इन चीजों का नाम सुना होगा, प्लेटलेट्स, कि जब हमको कहीं बुखार हो जाता है या फिर कोई दूसरी बीमारी हो जाती है तो हम अपना नॉर्मल ब्लड चेकअप कराने के लिए जाते हैं। तो उस ब्लड चेकअप में भी बहुत चीजें बहुत बार ये देखने को मिलता है। लोग बोलते हैं कि प्लेट्स घट गई हैं या प्लेट्स बढ़ गई हैं। तो एक्चुअल में वो प्लेट्स होती क्या है, वो क्या क्या काम करती हैं, वो हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। यही है वो प्लेटलेट्स। और दूसरा भाग है इसका प्लाज्मा। इसमें भी 90% तक पानी रहता है और 10% तक इसके अन्य भाग इसमें उपस्थित रहते हैं। तो इसका जो मेन काम रहता है, हमारे जो बॉडी में प्लाज्मा रहता है, इस प्लाज्मा का मुख्य काम रहता है एक तो ब्लड में क्लोटिंग करने का, मतलब थक्का जमाने का। थक्का जमने का मतलब, अगर कहीं पर किसी इंसान को चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद जो खून निकलता है, अगर दोस्तों क्या हो, जो हमारा खून निकल रहा है शरीर के अंदर से, वो निकलता ही चला जाए, रुके ना। वो जो खून रुकता है, उस खून को रुकने के लिए उसकी क्लोटिंग, उसका थक्का बनने की जरूरत होती है। इसी थक्के बनने में जो सहायता करता है वो प्लाज्मा होता है। साथ में इसका दूसरा काम रहता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है प्लाज्मा। और तीसरा काम, इसका मेन काम रहता है घाव बढ़ने का। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टूट फूट होती रहती है, उन टूट फूट को सही करने का काम भी प्लाज्मा काफी हद तक करता है। दोस्तों, अगली चीज में हम देखते हैं, जो हमारा खून बना हुआ था RBC, WBC और प्लेटलेट्स है, तो इनके क्या काम रहते हैं और क्या क्या चीजें होती है। WBC और RBC, दोस्तों RBC मुख्य भाग है बहुत ही, और इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है हमारी बोन मैरो में। तो दोस्तों, बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो होती है हमारी कमर के पीछे वाले हिस्से। वो हमारे न्यूरॉन्स को बाकी बॉडी से जोड़ती है, जो बॉडी के और पार्ट्स रहते हैं उनसे जोड़ती है बोन मैरो। और जो WBC रहती है, इसका निर्माण भी हमारी बोन मैरो में ही होता है, बाकी फिर ये खून में आके मिल जाते हैं। जो बोन मैरो होती है वो मुख्यतः क्या चीज रहती है? बोन मैरो हमारे जो दिमाग के पीछे वाला हिस्सा रहता है, जहां पर हमारी गर्दन से हमारा दिमाग जुड़ा हुआ रहता है, वहां से शुरू होकर हमारे पीछे रीढ़ की जो हड्डी रहती है उसके साथ एक जाल रहता है,
उस जाल का क्या काम रहता है, हमारे शरीर से दिमाग तक और दिमाग से शरीर तक उन न्यूरॉन्स द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये है डब्ल्यूबीसी आरबीसी। दोस्तों अगली चीज है क्या क्या इनके कार्य रहते हैं डब्ल्यूबीसी के। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य काम है वो काम है हमारे शरीर में कोई अगर कहीं से बाहर से वायरस अटैक होता है या फिर कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आती है, तो डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो उन जितने भी हमारे अंदर रोग होते हैं उन रोगों से लड़ने का जो काम होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है। मतलब ये क्या काम करती है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड कैंसरस सेल्स। मतलब जो लड़ने का, जो हमारे ये सिपाही बोले जाते हैं, हमारे खून के अंदर एक तरह के सिपाही रहते हैं, मतलब जो तलवार चाकू छुरी लेकर तैयार रहते हैं अगर कोई दूसरा वायरस या फिर बैक्टीरिया हम पर अटैक करता है। दोस्तों आरबीसी जो रहती है इसका मुख्य काम रहता है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, आरबीसी के अंदर एक मुख्य पदार्थ प्रोटीन रहता है, वो उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही उत्तरदायी रहता है क्योंकि जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को हमारे अंदर पहुंचाने का, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का, और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर छोड़ने का जो काम करती हैं वो करती है आरबीसीज के अंदर उपस्थित प्रोटीन हीमोग्लोबिन। तो मेन फंक्शन है इसका कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने का, बाहर निकालने का, और ऑक्सीजन को लंग्स से दूसरे टिश्यूज तक पहुंचाने का, और साथ में एसिड बेस रिएक्शन। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा ब्लड रहता है, हमारी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर के करीब ब्लड रहता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। अब पीएच वैल्यू क्या होती है दोस्तों, पीएच वैल्यू हमें बताती है कि कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी द्रव, क्या वो क्या वो एसिड है या फिर वो बेस है। अगर किसी भी द्रव की पीएच वैल्यू 7 से कम रहती है तो हम उसको मानते हैं एसिड या फिर अम्ल, और किसी द्रव की वैल्यू यदि पीएच वैल्यू यदि 7 से ज्यादा रहती है तब हम उसको बोलते हैं क्षार या फिर बेस। तो हमारे जैसे खून की पीएच वैल्यू जो रहती है वो 7.4 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा जो ब्लड है उसका नेचर जो है वो बेसिक होता है। अब तीसरी हमारी चीज बची थी, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गए, उनके फंक्शंस क्या होता है। तीसरी चीज हमारे पास है प्लेटलेट्स। अब दोस्तों प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि प्लेट गिर गई है, प्लेट बढ़ गई है, ये वही वाली प्लेट्स। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो रहता है रिपेयर इंजर्ड ब्लड वेसल्स। जो हमारे खून को कैरी करने का काम, जो ब्लड वेसल्स रहती हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको उनकी जो टूट फूट हो जाती है, मतलब कहीं से मान लो एक पाइप है, पाइप के अंदर से खून बह रहा है और वो पाइप कहीं से कट फट जाता है, तो उस कटे फटे पाइप को जो दोबारा से उसकी मरम्मत करने का काम रहता है वो काम करती हैं प्लेटलेट्स। और साथ में इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म भी होती है, मतलब ये हमारे शरीर को रोगों से बचाने का भी काम करते हैं, मतलब प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करती हैं। और साथ में इनका मेन काम रहता है ट्रांसपोर्ट का, मतलब हमारे शरीर में हम जो खाना खाते हैं, हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो वो किन के द्वारा स्टोर करे जाता है। तो हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स रहती हैं वही इनका ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं और इनके स्टोरेज का काम करती हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा चार्ट है कि ब्लड सेल्स के बारे में बताया है। कहीं आप अपने ब्लड का अगर चेकअप कराते हैं तो आपको एक बेसिक जानकारी ये रहनी चाहिए कि हमारे जब ब्लड चेकअप होता है तो उसमें ये सब चीजें लिखी हुई आती हैं। जब आप ब्लड चेकअप कराते हो कि आरबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, प्लेटलेट्स काउंट कितना है, हीमोग्लोबिन काउंट कितना है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब कि कितना एक आदमी में और एक औरत में कितना ये सब चीजें होनी चाहिए, उनका एक बेसिक है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो रहती हैं ब्लड के अंदर वो रहती है आरबीसी की संख्या, आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स की संख्या, और सबसे कम संख्या रहती है डब्ल्यूबीसी की। तो हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या रहती है 4.5 से 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर, मतलब 1 माइक्रोलीटर के अंदर 4 से 6 लाख, 1 माइक्रोलीटर के अंदर 4.5 से 6 लाख के करीब आरबीसी के कण उपस्थित होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी के कण उसी माइक्रोलीटर के अंदर 4.5 से 11,000। दोस्तों ध्यान देना, यहां मैं 1000 बोल रहा हूं और वहां मैं मिलियन बोल रहा हूं। मिलियन का मतलब कितना होता है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 4.5 मिलियन का मतलब हो गया 45 लाख, मतलब 45 लाख से 60 लाख के करीब हमारे बॉडी के अंदर आरबीसीज रहती हैं, और 4.5 से 11,000 के करीब हमारे 1 माइक्रोलीटर के अंदर डब्ल्यूबीसी रहती हैं। और दोस्तों प्लेटलेट्स का काउंट
WBC से ज्यादा होता है और RBC से कम होता है, यानी कि 150,000 से लेकर 450,000 तक। और फिर आता है हीमोग्लोबिन लेवल, हमारे ब्लड के अंदर मतलब हीमोग्लोबिन चेक करवाने जाते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया है कि घट गया है। तो दोस्तों अभी बताया था कि हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है। हीमोग्लोबिन का जो मेन काम है वो रहता है ऑक्सीजन को पहुंचाने का। हीमोग्लोबिन पहली बात एक प्रोटीन है, और दूसरी बात कि हीमोग्लोबिन मेन काम करता है ऑक्सीजन को लंग द्वारा अन्य टिश्यूज तक पहुंचाने का, और फिर दोबारा से लंग से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर निकालने का काम। तो इसका काउंट रहता है 14 से 17 का। और सेम वाइस वर्सा आप देख सकते हैं वुमेन्स के लिए भी। तो जैसे कि पहले हमने पहली स्लाइड में देखा था ब्लड का कंपोजिशन, इसमें भी देख लेते हैं। ब्लड इधर प्लाज्मा 55% और इधर अलग एलिमेंट्स जिसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, अब इनका जिक्र हम कर चुके हैं। अब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा के अंदर भी लगभग 90 से 95% के बीच पानी ही रहता है, मतलब वो पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जो बचे हुए 10% तक, लगभग 5 से 10% तक वो अन्य पदार्थ रहते हैं। अन्य पदार्थ में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहता है, कुछ गैसेस रहती हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं। यही हमारे प्लाज्मा का एक निश्चित कंपोजिशन। दोस्तों ये तो हुई हमारे ब्लड की, खून की एक नॉर्मल सी संगठन और संरचना। अब बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है। दोस्तों कोई भी वायरस रहता है ना, इस तरह का लगभग हम वायरस को देख पाते हैं कि वो इस तरह का दिखता है। तो ये वायरस के ऊपर जो ये दिख रही है आपको रेड कलर के अंदर, ये जो टोपियां रहती हैं, एक्चुअली कोई भी वायरस पूरी तरह से पूरा खतरनाक नहीं होता है। मतलब वायरस के सिर्फ कुछ ही भाग ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। वो ये जो रेड वाले पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, यही वो खतरनाक पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों अगर हम कैसे भी करके पूरे वायरस से इन लाल वाले भागों को निकाल दें, या तो निकाल दें या फिर कैसे भी करके इनको इनएक्टिव कर दें, तो दोस्तों ये वायरस अपने आप में ही बेकार हो जाएगा। मतलब अगर हमारी बॉडी में वायरस है भी और उसके ये वाले पार्ट्स खराब हो चुके हैं, तो ये वायरस वैसे भी किसी काम का नहीं रहता है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों जितना जो हमारी प्लाज्मा थेरेपी है, इसमें पूरा का पूरा रोल है, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हो, चाहे हम वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन से अपना इलाज करवाते हैं या प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कराते हैं, तो मेन जो रोल है किसी भी वायरस से लड़ने का, वो रोल होता है हमारे शरीर की एंटीबॉडीज का। तो दोस्तों एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज को आप नॉर्मल तरीके से ये मान सकते हैं कि ये एक हाथ में चाकू, एक हाथ में तलवार लिए हुए सैनिक होते हैं ऐसे, जो कि किसी भी एंटीजन से, जो वायरस के ऊपर की वो टोपियां दिखाई थी, उन टोपियों को मारने के लिए जो काम करती हैं वो रहती हैं एंटीबॉडीज। मतलब जैसे ही कोई वायरस आया, वायरस के ऊपर टोपी दिखी, तो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज पहले से तैयार रहती हैं, याद रखिए इस बात को, मैं ध्यान देना इसको कि मैं बोल रहा हूं जो पहले से तैयार रहती हैं, जो पहले से एंटीबॉडीज तैयार रहती हैं, वो वायरस के ऊपर की टोपियों को देखते ही उनको अटैक करना शुरू कर देती है और उनको मार देती है, अगर हमारे शरीर में पहले से है तो। क्योंकि जैसे हमको नॉर्मल खांसी आती है, बुखार आता है या फिर नॉर्मल जुकाम हो जाता है, तो वो भी ऐसे बोल देता है कि वायरल आ गया है, वायरल फीवर हो गया है। वायरल फीवर का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे जो फीवर्स हैं, ये जितने भी वायरल से होने वाली इन्फेक्शंस हैं, तो इन इन्फेक्शन से क्योंकि हमको ये पहले कभी ना कभी हो गए होते हैं, तो हमारी जो सेल्स रहती हैं उनकी याददाश्त में हम तो भूल जाते हैं, लेकिन हमारी जो सेल्स रहती हैं उनकी मेमोरी में एक जेनेटिक कोड वो संभाल कर रखती हैं। उन्हें रिमेंबर रहता है कि उसका जेनेटिक कोड क्या था। तो जैसे ही हमें उस तरह का कोई भी वायरस आता है, जुकाम हुआ, तो उससे लड़ने के लिए तुरंत हमारी सेल को पता लग जाएगा कि ये वाले वायरस को तो हम पहले भी देख चुके हैं, तो वो अपने दोबारा से हथियार निकालेंगे और इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आप कोविड-19 के केस में देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोविड-19 का वायरस है और ये एक एंटीबॉडी, इसी तरह की स्ट्रक्चर रहती है वाई शेप में एंटीबॉडी की, और ये है वायरस। तो वायरस का जो ये वाला ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो अभी पहले लाल वाला पार्ट था, वो इसको बोलते हैं एंटीजन और इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी क्या काम करती है? इस वायरस के ऊपर, ये देख रहे हैं आप एंटीबॉडीज, इस वायरस के ऊपर जो ये खतरनाक वाला इसका पार्ट होता है जो हमको नुकसान पहुंचाता है, उसको ढक लेते हैं। अब जब उसको ढक लेते हैं तो ढकने के बाद वायरस क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है, मतलब वो किसी काम का नहीं रहता उसके बाद। तो अगर वायरस की जितनी भी संख्या हमारे अंदर आएगी, हमारे शरीर में उतनी ही एंटीबॉडीज बनती हैं।
मतलब एंटीबॉडीज उतनी ही संख्या में बननी जरूरी हो जाती है। अगर उससे कम संख्या में हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन रही है तो हमारी तबीयत खराब होगी। अगर बराबर संख्या में हमारी एंटीबॉडीज बन रही है तो वो वायरस को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम होगी। तो अगर करोड़ वायरस आते हैं, क्योंकि वायरस बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि मैंने आरबीसी के बारे में बताया था, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, कि उनकी संख्या कितनी रहती है। मतलब 1 मिलीलीटर के अंदर 45 से 60 लाख तक उनकी संख्या रहती है। आप सोचिए 1 मिलीलीटर के अंदर की बात कर रहा हूँ, मतलब कितनी छोटी क्वांटिटी है। तो वैसे भी इनका जो साइज रहता है वो बहुत कम रहता है, तो ये करोड़ों में होता है मतलब। और इनकी जो वृद्धि होती है वायरस की, वो भी करोड़ों में होती है, एक्सपोनेंशियल रेट से। मान लो जैसे कि हमारे शरीर में वायरस आया और वायरस के कुछ ही कण है, जिन कणों में मान लीजिए कि 5 कण है, सिर्फ 5 वायरस आए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो वो ऐसे नहीं कि 5 के बाद फिर 10 होंगे, फिर 15 होंगे, फिर 20 होंगे, ऐसे नहीं बढ़ते। जो वायरस की संख्या वृद्धि करती है वो ऐसे वृद्धि करती है, 5 के बाद 5000, फिर 5 लाख, फिर 5 करोड़, मतलब इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है। तो दोस्तों देखो, अब इसका मतलब एंटीबॉडी बन गई, और एंटीबॉडी बनने के बाद इसने वायरस के ऊपर जो ये टोपियां हैं, इनको इस टोपी भाज को भी टोपी पे डालना शुरू कर दिया, है ना। तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो जाती है। यहां देख रहे हैं, ये वायरस है ग्रीन कलर में, और ये हमारी एंटीबॉडीज है। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इस तरह से इन टोपियों को घेर लेती हैं, जिसकी वजह से इन वायरस का जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वो वैसे भी किसी काम का नहीं रहता। सिर्फ यही एंटीजेंस ऐसे रहता है जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। तो इस तरह की एक पूरी चेन रिएक्शन होती है। तो पूरी चेन रिएक्शन होने के बाद जब वायरस इनइफेक्टिव होता है। दोस्तों अगली चीज, नॉर्मल देखने के लिए प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है, उसको हम देखेंगे। तो जब प्लाज्मा हम किसी का ब्लड लेते हैं, तो ब्लड के अंदर हमें पता है एक तरफ प्लाज्मा था 55% और एक तरफ 45% के अंदर अलग चीजें थी, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थी। तो एक सेंट्रीफ्यूगल मेथड होता है इसका, मतलब जब किसी का खून लेते हैं तो खून लेने के बाद डॉक्टर्स उसे एक मशीन में डालते हैं। वो मशीन क्या काम करती है, उसको नॉर्मल घुमाने का काम करती है। तो जैसे हम मिक्सी में किसी चीज को घुमाते हैं तो क्या होता है, भारी भारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं इस विधि के द्वारा। तो जब डॉक्टर्स घुमाते हैं तो ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या, ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये आपको शो कर रहा है प्लाज्मा को। ये बीच का छोटा सा हिस्सा, क्योंकि इनकी संख्या वैसे भी बहुत कम रहती है, ये शो करता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये शो करता है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसका हिस्सा होता है 40 to 45%, इनका हिस्सा होता है 5% तक, और ये लगभग 55% के करीब रहता है। एक्चुअल इमेज इसकी ये है, डॉक्टर के हाथ में आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये असली फिगर है, मतलब इस तरह से कलेक्ट किया जाता है प्लाज्मा, और फिर प्लाज्मा बैंक्स के अंदर रख दिए जाते हैं इनको, मतलब एक टेम्परेचर मेंटेन करके इनको रख दिया जाता है, और जिसको जरूरत होती है फिर दे दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जैसे पहले भी बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज नहीं है, पहले भी हम इसके एग्जांपल देख चुके हैं कि इबोला वायरस में, जो 2014 में अफ्रीका में हुआ था, और साथ में स्पेनिश फ्लू या स्वाइन फ्लू कह सकते हैं, सन 1919-20 के अंदर इंडिया के अंदर ही हुआ था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमको बहुत धैर्य रखने की जरूरत है कोविड-19 के अंदर, क्योंकि ऐसी महामारियां जो एपिडेमिक्स होती हैं वो ऐसा नहीं पहली बार आ रही, इससे पहले भी आती रही है। सन 1919 में भी आई थी, 1919 से कई साल चली थी। उस टाइम पर भारत की आबादी, इस स्वाइन फ्लू स्पेनिश फ्लू के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात है जस्ट, तो उस टाइम पर बोला जाता है ऐसा कि ये महात्मा गांधी को भी हुआ था स्पेनिश फ्लू, लेकिन वो बच गए थे, मतलब जैसे भी करके जो भी इलाज उन्होंने लिया हो उस टाइम पे। तो इस टाइम से अगर आज के टाइम की कंपेयर करी जाए, जो वर्तमान की हमारी कोविड-19 की स्थिति है इस महामारी के चलते, ये महामारी हमारी कोविड-19 की महामारी से भी ज्यादा भयानक थी। वो कैसे, उस टाइम पर भारत की जो आबादी थी वो 25 से 30 करोड़ के करीब थी, और इस महामारी के चलते 25 से 30 करोड़ की आबादी में से लगभग, जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उनके हिसाब से, लगभग 2 करोड़ व्यक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, मतलब 2 करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। तो आप डेथ रेट देख सकते हो इसका, कि मतलब कुल 25 करोड़ की आबादी में से 2 से 3 करोड़ लोगों का मर जाने का मतलब है 8 से 10%, मतलब पूरी टोटल पॉपुलेशन की 8 से 10% पॉपुलेशन की मृत्यु हो गई थी उस समय। और आज की तारीख में डेथ रेट देखें तो आज की तारीख में तो फिर भी कोविड-19 का डेथ रेट बहुत कम है, ठीक है। तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है,
महामारी आती है, फिर नेचुरली ही वो खत्म भी हो जाती है, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। तो दोस्तों क्या कैसे होती है प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि जैसे मैंने पहले बताया कि चाहे हम वैक्सीन ले, चाहे हम प्लाज्मा थेरेपी ले, किसी भी चीज के लिए हमारे शरीर में ये बाहर की कोई भी चीज इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। हमारी जो खुद की बॉडी की ही एंटीबॉडीज होती हैं। मान लो हम कोई भी थेरेपी नहीं ले रहे हैं, कोई बिना कोई थेरेपी लिए भी अगर कोई वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी स्वयं में ही मतलब खुद से ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। और एंटीबॉडीज 14 से 15 दिनों के अंदर, प्लीज गौर करना बात पर, 14 से 15 दिनों के अंदर एक नॉर्मल अडल्ट की एंटीबॉडीज पीक पर होती है, मतलब वो नॉर्मल अपनी एंटीबॉडीज बना लेता है। तो दोस्तों इसमें भी खेल सारा एंटीबॉडी का है। इसमें क्या होता है, किसी इंसान को अगर कोरोना था पहले, कोविड-19 से कोई इंसान मतलब पहले उसको हो चुका था और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, तो पहले हुआ अब स्वस्थ हो गया, मतलब अब उसके अंदर कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है। और अगर अब कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके शरीर ने पहले से ही कोविड-19 वायरस के विरुद्ध अपने अंदर एंटीबॉडीज तैयार कर ली है, जो उस वायरस की उन टोपियों को टोपी पहनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं इसमें, हम वो जो कोविड-19 का पेशेंट पहले रह चुका था, जो अब ठीक हो चुका है, हम उसका ब्लड लेते हैं, मतलब इस थेरेपी में उसका ब्लड लिया जाता है और उसके ब्लड में से प्लाज्मा ले लेते हैं। प्लाज्मा लेने का हमारा सेंस सिर्फ इतना है कि उस प्लाज्मा के अंदर वो एंटीबॉडीज विद्यमान रहती हैं जो कि उस कोविड-19 के वायरस से पहले लड़ चुकी हैं, मतलब वो कारगर हैं उस वायरस से लड़ने में। फिर उसका जो प्लाज्मा रहता है, हम उसके प्लाज्मा को कोविड, जिसे अभी कोविड हुआ है या फिर जिसे कोविड नहीं भी हुआ, उसके शरीर में पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये सिर्फ जो गवर्नमेंट ने भी पहले सलाह दी थी इसके बारे में कि प्लाज्मा थेरेपी का यूज सिर्फ उन्हीं केसेस में किया जाए जिनको कोविड-19 के वायरस से संपर्क में, कोविड-19 के वायरस के संपर्क में आए हुए मैक्सिमम 7 दिन का टाइम हो, 5 से 7 दिन का टाइम, या फिर उससे भी पहले अगर हो सकता है तो दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी मनुष्य को कोविड-19 के संपर्क में आए हुए 7 दिनों से ज्यादा का टाइम हो जाता है तो उसके लिए इतना कारगर नहीं रह जाता है इलाज, क्योंकि उसके शरीर में वैसे भी किसी भी वयस्क के अंदर अगर कोई वायरस आया है तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज 15 दिन के अंदर तो बनी जाती हैं, तो 7 दिन के बाद वो अच्छी खासी बननी तैयार हो जाती है। तो इतना फायदा नहीं रह जाता है प्लाज्मा थेरेपी का ऐसे व्यक्ति को जिसको कोविड-19 के संपर्क में आए हुए 7 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, उस कोविड-19 से जो ठीक हो चुका है उसके ब्लड लेते हैं, ब्लड में से उसका प्लाज्मा अलग करते हैं और फिर उस लिए हुए प्लाज्मा को दूसरे व्यक्ति के अंदर प्लाज्मा उसका दे दिया जाता है और बचा हुआ जो खून रहता है वो दोबारा से उसी व्यक्ति के अंदर दे दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, तो ये जो व्यक्ति है जब ये किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा जिसको पहले से कोविड है, तो क्या होगा, अब इसके शरीर के अंदर वो एंटीबॉडीज पहुंच गई। उन एंटीबॉडीज को पता है हर सेल्स के, किसी भी सेल के अंदर एक अपनी याददाश्त रहती है, मेमोरी रहती है और कुछ जेनेटिक कोड्स रहते हैं। तो उन कोड्स के जरिए वो उन वायरस से लड़ने के लिए सक्षम होती है जो उसके जेनेटिक कोड्स हैं, जिसके बारे में उसको उसकी याददाश्त में, उसकी रिमेम्बरेंस में मतलब पहले से ही कुछ ऐड हुआ हुआ रहता है। तो उसको पता है पहले से ही कि ये वायरस आएगा तो इससे किस तरह से टैकल करना है और किस तरह से इससे लड़ाई करनी है। तो उस पेशेंट को फिर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि कोरोना हो या फिर वो कोरोना से लड़ने में सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों अब क्यों प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली मना क्यों करी गई, मतलब मना पूरी तरह से मना नहीं करी गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी एडवाइजरी से इसको हटा दिया। तो इसको हटाने के पीछे पहला तर्क है कि द लैंसेट नाम का एक जर्नल है जो इंग्लैंड में छपता है, तो उसके मतलब उसने अपनी एक रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट अपनी बनाई है। उस रिपोर्ट में उसने क्या काम करा, कुछ लोगों के ऊपर टेस्ट करा। उन लोगों में से मान लीजिए जैसे 235 लोग थे, तो 464 लोगों पर टेस्ट किया गया। उनमें से 235 लोग वो जो कोविड-19 के पेशेंट थे, इधर 229 लोग जो कोविड-19 के पेशेंट थे। इन लोगों को तो प्लाज्मा थेरेपी दी गई और इन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी गई। लेकिन जब रिजल्ट आया तो जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, इन 235 लोगों में से 228 लोग ठीक हो गए प्लाज्मा थेरेपी लेने के बाद, और इन 229 लोगों में से 226 लोग ठीक हो गए बिना प्लाज्मा थेरेपी लिए हुए। तो एक तरह से अगर रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट इसका ये निकलता है कि प्लाज्मा थेरेपी देने और ना देने का कोई इतना ज्यादा
डिफरेंस नहीं बच जाता अगर दोनों ही मामलों में लगभग बराबर के प्रतिशत में लोग ठीक हो रहे हैं, है ना। तो पहला रीजन तो यह है। दूसरा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह की रिपोर्ट सामने आई है कि प्लाज्मा थेरेपी देने और प्लाज्मा थेरेपी ना देने के दोनों की अगर कंपेयर करा जाए तो लगभग बराबर की संख्या में ही लोगों की ठीक होने की आशंका रहती है। तो दोस्तों, दूसरा, इस पे आने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि पहला रीजन तो इसका ये था कि ये जो रिपोर्ट्स आई उनमें बताया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी चाहे दो चाहे ना दो, लेकिन लोग उतने ही ठीक होने और उतने ही लोग इन्फेक्टेड होने। दूसरा जो इसका रीजन था वो ये था कि वैसे ही कोविड-19 के चलते इतना डॉक्टर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, तो अगर प्लाज्मा थेरेपी देना इतना कोई अच्छा उपाय नहीं है तो फिर जो डॉक्टर्स किसी दूसरे लोगों की भी जान बचा सकते थे और वो लगे हुए हैं इस फालतू के काम में प्लाज्मा थेरेपी के। अगर जिस व्यक्ति को जरूरत ना हो उसके लिए भी अगर प्लाज्मा थेरेपी उसको दी जा रही है तो हो सकता है कि डॉक्टर्स के ऊपर से थोड़ा बर्डन कम हो और वो दूसरे लोगों को और दूसरे लोगों की जान बचा पाए, उनको इलाज दे पाए। तीसरा दोस्तों, इसके पीछे कारण था कि ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी कोविड से ठीक होकर आया उसी का प्लाज्मा लिया जा सकता है, और प्लाज्मा लेने से पहले उस व्यक्ति का पूरा चेकअप होता है कि क्या और कोई तो डिजीज नहीं है उसको, मतलब और कोई रोग तो नहीं है। जब पूरा उसका चेकअप हो जाता है, पूरा ब्लड चेकअप हो जाता है, उसके बाद ही उसका प्लाज्मा किसी दूसरे इंसान को दिया जा सकता है। तो दोस्तों, पहले अभी ठीक होकर आया फिर उसे दोबारा से भेज दिया जाता है हॉस्पिटल, जब प्लाज्मा देना है तुम्हें, तो ऐसे वो डायरेक्ट मना तो नहीं कर सकता है, क्योंकि एक नैतिक कर्तव्य इंसान का बन जाता है जो ठीक हो चुका है तो वो दूसरों को भी सहायता करे ठीक होने के लिए। तो एक तरह से कुल मिला के एक प्रेशर बन जाता है, एक तरह से हरासमेंट होता है उस व्यक्ति का भी। और साथ में जो कोविड-19 पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी पूरी जान लगाते हैं कि कैसे भी करके प्लाज्मा मिल जाए कहीं से भी, तो एक तरह से उनका भी हरेसमेंट होता है। और साथ में क्या है, फैमिली मेंबर्स, अब देखिए दूसरी बात, इसका एक दूसरा पहलू भी निकल के आता है। वो फैमिली मेंबर्स जो प्लाज्मा डोनर को ढूंढ रहे हैं, वो भी ऐसा तो नहीं कि कहीं एक जगह गए और वहीं तुरंत मिल गया प्लाज्मा डोनर, ऐसा है उन्हें भी 10 जगह जाना पड़ेगा। तो कोविड-19 के चलते जहां ऐसा भीषण लॉकडाउन लगा हुआ है और गवर्नमेंट सलाह दे रही है कि आपको कम से कम लोगों से मिलना है, कम से कम अपने घरों से निकलना है, तो ऐसे चलते हुए मतलब फिर भी लोग प्लाज्मा के लिए इधर उधर भागेंगे, 100 लोगों से मिलेंगे तब जाके कहीं उन्हें प्लाज्मा डोनर मिलेगा। तो इतना ज्यादा संपर्क बढ़ने के कारण कोविड-19 के फैलने का और भी खतरा बढ़ जाता है। तो दूसरा रीजन इसका ये है। और तीसरा रीजन क्या है कि इतनी इफेक्टिव भी नहीं है। और साथ में एक नई स्टडी सामने आई है कि कोविड-19 का जो म्यूटेंट है, मतलब म्यूटेंट है, वो इस प्लाज्मा थेरेपी के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। अब पहले म्यूटेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, लगभग सभी लोगों ने वो मूवी देखी होगी क्रिश 3। उसमें एक किरदार रहता है काया का। तो काया क्या करती है, अपना कभी भी रूप बदल लेती है। हमारे महाभारत के समय में भी एक ऐसा ही किरदार था जो कभी भी अपना रूप बदल लेता था। तो चूंकि वायरस है, तो वायरस क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो इसकी बॉडी अच्छी लगने लगती है, फिर इसको बॉडी में कोई चीज खराब लगती है, या फिर हमारे एनवायरमेंट में आया, अब इसे कोई चीज खराब लगी या फिर जो इसके लिए बिल्कुल ठीक ना हुई। जैसे कि डार्विन की थ्योरी है ना कि जैसे जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हुई, जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि पेड़ ऊंचे थे, तो उसे खाने के लिए अपनी लंबी गर्दन को लंबा करना पड़ा। ऐसे ही जब वायरस को पता लगेगा कि मैं यहाँ पर जीवित जब ही रह सकता हूं जब मैं कुछ ऐसा करूं कि इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लूं, डार्विन की थ्योरी के हिसाब से, तो वो अपना क्या है, अपने आप को रूप बदलने की कोशिश करता है, मतलब अपने जीन्स में परिवर्तन करने की कोशिश करता है, अपने आरएनए में कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। देख रहे हो, पहला वायरस था ये जो टोपी सी दिखाई थी, वो यही है, ये टोपी है। अब जो वायरस का म्यूटेंट है, म्यूटेंट का मतलब अब उसने अपना रूप बदल लिया। रूप बदलने का मतलब है उसके जेनेटिक कोड बदल गया है, और जेनेटिक कोड बदलने का मतलब है जो पहले जिसके अंदर से प्लाज्मा लिया है उस प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज थी वो तो इस वाले से लड़ी थी, लेकिन जब रूप बदल लिया तो इससे कैसे लड़े। अब इससे लड़ना तो उसको आता ही नहीं, क्योंकि ये वाला वायरस लेकर आया था अपने साथ डंडे, ये वाला वायरस अपने लेके साथ आया है बंदूक, तो इन्हें डंडे से लड़ना तो आता था इन एंटीबॉडीज को, लेकिन बंदूक से लड़ना नहीं आता था। तो अब जो बंदूक लेकर आया वो इस पे हमला इजीली कर सकता है। तो वैसे भी अगर म्यूटेशन होता है वायरस का, जैसे अभी सुनने को आपको मिला होगा कि अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं या फिर अलग अलग म्यूटेशंस सामने आ रहे हैं कोविड-19 के, तो यही है वेरिएंट या फिर म्यूटेशंस, जो वायरस अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, या फिर इस घटना को कहते हैं म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तन, मतलब वायरस का अपने जीन्स में बदलाव कर लेना। तो इसके लिए भी ये कारगर साबित नहीं हुआ। दोस्तों, इसका तीसरा अगला
एक्चुअली प्लाज्मा थेरेपी के चक्कर में लोग इतने लग चुके हैं, मतलब इतना ज्यादा उनका ध्यान इस पर जा चुका है कि जब व्यक्ति को संपर्क में आए हुए 7 से 8 दिन से ज्यादा हो जाता है तो उनका जो मेन कोरोना क्या काम करता है, पहले आपको इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करने के बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज डालने से ज्यादा, जबकि शरीर खुद ही एंटीबॉडीज बना रहा होता है, वो आपको इन्फेक्ट करते करते साथ में और दूसरी बीमारियां भी कर देता है। जैसे क्या था, आरबीसी का काम, मतलब ऑक्सीजन को वहन करने का काम, तो वहां पर चोट करता है, जिससे क्या होता है, शरीर की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है। तो हमें ध्यान देने की जरूरत किस पर थी कि अब हमको ध्यान देना है, क्योंकि बॉडीज एंटीबॉडीज तो हमारी खुद ही बना रही है हमारी बॉडी, तो अब हमको ध्यान देने की जरूरत किस पर है, ऑक्सीजन की कमी पर। दूसरा ध्यान देने की जरूरत है हमारे लीवर पर, फेफड़ों पर, किडनी पर, इन पर भी इंफेक्शन कर देता है, तो हमें ध्यान देने की जरूरत किस पर है, इन पर। लेकिन हम ध्यान किस पर दे रहे हैं कि कैसे भी करके एंटीबॉडी मिले, जबकि एंटीबॉडीज अब शरीर खुद ही बनाने लगा। तीसरी चीज, ये डायरिया, पेट दर्द, इस तरह की बीमारी भी कर रहा है। तो कोरोना वायरस खुद तो एक संक्रमण है ही, लेकिन इस संक्रमण के चलते ये हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों को भी संक्रमित कर देता है, तो हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत उस पर है। चलिए फिर दोस्तों आप वैक्सीन देख लेते हैं। तो जैसे कि पहले भी बताया कि वैक्सीन का भी काम यही है कि कैसे भी करके एंटीबॉडीज जनरेट करे। अब दोस्तों अगर, जैसे कि आपको पता है, नॉर्मली अगर ना पता हो तो बता देता हूं, हमारे भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, एक पाकिस्तान है और एक नेपाल। तो जो हमारी बीएसएफ है वो मेनली कहां पर काम करती है, बीएसएफ काम करती है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर तो कोई बीएसएफ काम नहीं करती। क्यों? वो इसलिए काम नहीं करती क्योंकि पाकिस्तान से खतरा है ना, जहां से खतरा होगा वहीं पर तो सिपाही होंगे, जहां पर खतरा नहीं होगा वहां पर सिपाही नहीं होंगे। तो सेम वैक्सीन भी यही काम करती है। वैक्सीन क्या करती है हमारे शरीर में पहुंचने के बाद, वैक्सीन खुद अपने आप में कोई दवाई नहीं है, प्लीज इस वहम से निकल जाइएगा कि वैक्सीन खुद में एक दवाई है। वैक्सीन क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन के जरिए दुश्मन पहुंचा दिए जाते हैं। ऐसे दुश्मन पहुंचाए जाते हैं जो कि बेकार, मतलब देखने में दुश्मन जैसे लगते हैं लेकिन गोला बारूद हथियार उनके पास नहीं रहते। तो हमारे सैनिक पहले से हमारी जो एंटीबॉडीज रहती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं उन दुश्मनों से, वो क्योंकि उनको असली समझती हैं, देखने में तो दुश्मन जैसी है, देखने में वायरस जैसे ही लगता है। जो वैक्सीन हमारे अंदर पहुंचाई गई वो देखने में सेम डिट्टो वायरस जैसा रहता है, लेकिन क्या है, उसके पास गोला बारूद नहीं रहता, मतलब वो जो टोपी थी या तो वो टोपी रहती नहीं है या फिर वो इनएक्टिव रहती है। तो जब इनएक्टिव वो चीज है तो हमारी बॉडी को हार्म तो करेगी नहीं, लेकिन उसके लिए हमारी बॉडी पहले से ही अपने सैनिक तैयार कर लेगी, मतलब एंटीबॉडीज बना लेगी ताकि इनसे लड़ा जा सके। तो दोस्तों अलग अलग तरह की वैक्सीनेशन की प्रोसेस है, एक एक करके देखते हैं। पहले नॉर्मल सी देख लेते हैं। जो हम लेते हैं वो ये है, वायरल वेक्टर। सुना होगा कि वायरल वेक्टर पहले तो क्या होता है ये बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरा जो कोविड-19 का जैसे वो है, वायरस है, तो उस वायरस का सिर्फ एक टोपी, किसी एक, ये देखो ये है कोविड-19 का वायरस, ये वाला, और ये जो है ये एक नॉर्मल सा वायरस है। इसके अंदर क्या, एक टोपी पहुंचा दी गई, और ये टोपी कौन सी है, जिसको पहले से ही बर्बाद किया जा चुका है, मतलब जो हार्म हमारी बॉडी को नहीं करती। अब ये वाला वायरस हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है। जो हम नॉर्मल वैक्सीनेशन करते हैं, मतलब जो हो रहा है अभी चल रहा है, वो इसी वैक्सीन के जरिए होता है, वायरल वेक्टर, है ना। तो इसका क्या काम है, ये पहुंचा दिया जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर पहले से ही तैयार हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ कोई दुश्मन आ गया है, तो हमारी बॉडी को टाइम मिल जाता है फिर अपने सैनिक खड़े करने का, ताकि अगर असली वाला कोविड-19 का वायरस हमारे अंदर आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडीज या सैनिक तैयार रहे। ठीक। दूसरा एक तरीका होता है एंटीबॉडी वैक्सीन का, कि उस वायरस का, अभी बताया था कि वायरस अपने आप में उत्परिवर्तन कर लेता है, म्यूटेशन कर लेता है, तो उसका जो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब जिससे मिलकर वो वायरस बना हुआ होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आरएनए का, जो कि हार्मलेस होता है, उसको बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। वो भी सेम ही चीज है। तो उसके वजह से भी जब वो आरएनए की स्ट्रक्चर को समझ लेता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल समझ लेती है, तो उसी तरह के सैनिक या एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। तीसरा होता है कि पूरा का पूरा वायरस ही फेंक दो, मतलब एक ऐसा कोरोना वायरस का बिल्कुल सेम वायरस बनाकर, बिल्कुल ही सेम वायरस बनाकर, लेकिन जो हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए ना हो, वो हमारी बॉडी में छोड़ दिया जाता है वैक्सीनेशन के जरिए। और उस वैक्सीनेशन के जरिए जब छोड़ दिया जाता है तो हमारे सैनिक तैयार हो जाते हैं, एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। तीसरा अगला है कि खाली टोपी, मतलब जो उसकी वो थी खाली इनइफेक्टिव टोपी हमारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो कुल मिलाकर वैक्सीन के जितने भी प्रकार होते हैं, चाहे वो आरएनए का हो चाहे वो वायरल वेक्टर का हो,
मतलब कोई से भी प्रकार में हमारी बॉडी के अंदर एक नकली वायरस छोड़ा जाता है या फिर उस वायरस जैसा छोड़ा जाता है जो कि हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता है, तो पहले से ही छोड़ दिया जाता है। तो उसके लिए हमारे सैनिक तैयार हो जाते हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं लड़ने के लिए, ताकि अगर हमारा संपर्क हो किसी नए वायरस से इसी तरह के, तो वो उनसे लड़ने में सक्षम। चलिए, ये बताया था आपको अभी वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होती है। दोस्तों अगला है इसके फैक्ट, कोविड-19 वैक्सीन के क्या क्या फैक्ट हैं। तो पहला फैक्ट इसका ये है कि जैसे कि लिखा है, मैंने पहले भी बताया था कि मतलब लगभग 14-15 दिन में जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं। तो वैक्सीन के जरिए हम क्या करते हैं, अपने अंदर एक नकली वायरस डाल लेते हैं उसी के जैसे दिखने वाला। तो पहला फैक्ट इसका क्या है, 14 दिन में काम करेगी। 14 दिन में क्यों काम करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही कोई वायरस जाएगा तो हमारी एंटीबॉडीज को बनने में लगभग 14-15 दिन का टाइम लग जाता है। तो पहली डोज लगने के लगभग 14 दिन के बाद हमारी एंटीबॉडीज तैयार होती हैं। तो ऐसा मत सोच लेना कि वैक्सीन लग गई है तो अब कोरोना होगा ही नहीं, भगवान बन गए हम, ऐसा कुछ नहीं है। तो लगभग आपको 14 दिन का टाइम देना ही पड़ता है एंटीबॉडीज को बनने के लिए। और सेकंड डोज क्या काम करती है, इसको और एनहांस कर देती है। मतलब अब हमारे शरीर को पता है कि एक दुश्मन नहीं, बहुत सारे दुश्मनों का हमला हो रहा है, तो हमारी एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा लेवल में बननी शुरू हो जाती है। तीसरा, अगर आप वैक्सीन ले भी चुके हैं तभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अब जरूरी क्यों है, अब ये सोचो कि हम तो वैक्सीन ले चुके हैं तो ऐसा नहीं कि कोरोना से हाथ ही मिलाते घूमना, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसका म्यूटेंट आ चुका हो। मतलब कोरोना ने जो वायरस है वो स्वयं में अपने आप को बदल चुका हो, मतलब अभी वो डंडा वंडा लेके ना लड़ने आ रहा हो, बंदूक लेके लड़ने आ रहा हो, है ना। तो इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। अगली चीज है, अगर आप वैक्सीनेटेड हो भी तो भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मास्क क्यों पहनते हैं। मान लीजिए कि नया कोई म्यूटेंट वैक्सीन लेने के बाद आपके पास नहीं है, वही सेम म्यूटेंट आया जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं। तो जब डरने की आपको जरूरत नहीं है तो, लेकिन वायरस तो आपके अंदर गया, आपके अंदर वायरस गया, एंटीबॉडी उससे लड़ रही है, लेकिन वायरस तो है ना आपके अंदर। तो जब आप दूसरों से बात करोगे, छींकोगे, खांसोगे या फिर दूसरे लोग आपके संपर्क में आएंगे तो वो वायरस उनको तो नुकसान पहुंचा सकता है, भले से आपको ना पहुंचा रहा हो। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और साथ में मास्क पहनना तभी भी बहुत जरूरी हो जाता है, अपनी जान बचाने के लिए भी और साथ में नैतिक तौर पर दूसरों की जान बचाने के लिए भी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्ति की ओर लेकर जाना चाहता हूं। और जैसा कि आपको दिख रहा है, इंडिया स्टे होम, स्टे सेफ और घरों में रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा पालन कीजिएगा जैसा गवर्नमेंट बोल रही है लॉकडाउन के चलते भी, और नॉर्मल अपनी और दूसरों की एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए कि लोगों की जान बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अगर आपके एक के करने से भी कुछ हो जाता है तो बहुत, क्योंकि एक चैन रिएक्शन होती है कोविड के जरिए, वही जल्दी है। तो आप समझेंगे तभी देश समझेगा। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप समाज में कोई सुधार देखना चाहते हो तो उस सुधार को पहले अपने अंदर देखना शुरू कीजिए। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय भारत।